हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैं आपको आजकल समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा रहा हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समाजीकरण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं वो टीच करने जा रहा हूं स्टूडेंट। और समाजीकरण के इस टॉपिक में कुछ समाजशास्त्रियों ने भी अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है और इस टॉपिक में उनको सम्मिलित किया गया है आपके पाठ्यक्रम के अंदर। तो देखते हैं कौन कौन से वो समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजीकरण के संदर्भ में अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया और मनोविज्ञान के इस टॉपिक में जिन्हें स्थान दिया गया, जिन्हें शामिल किया गया। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसी क्रम में हम कुले के सिद्धांत को पढ़ लेते हैं। चलिए, कुले का पहले हम परिचय आपको देते हैं। चार्ल्स हॉर्टन कुले, ये इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1864 में हुआ था। लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये अमेरिकन समाजशास्त्री थे। कुले का स्वदर्पण सिद्धांत, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, उसका नाम था स्वदर्पण सिद्धांत। कुले ने अपनी पुस्तक सामाजिक संगठन में 1902 में एक सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने स्वदर्पण सिद्धांत कहा। कुले का मत है समाजीकरण सामाजिक अंतः क्रियाओं पर निर्भर होता है। व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन समाज के संपर्क से होता है। देखिए, जब एक बालक समाज में, वो स्कूल में, आस पड़ोस में अपने मित्रों के साथ में जाता है, जैसे जैसे उसका जो सोशल सर्कल है, जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ता है, उनके प्रति वो व्यवहार करता है, अंतः क्रिया करता है, तो उसी का परिणाम होता है कि उस बच्चे का समाजीकरण होता है। क्लियर? व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन समाज के संपर्क से होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कुले कहते हैं कि समाज एक दर्पण के समान होता है। वो समाज को एक आईना मानते हैं, समाज को एक मिरर की तरह मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि जो बालक है समाज के दर्पण में अपने आप को जैसा देखता है उसी प्रकार उसका विकास होता है। ठीक है? कुले ने समाजीकरण में प्राथमिक समूहों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना, जैसे परिवार, पड़ोस एवं खेल समूह आदि। ये मानव स्वभाव को विकसित करने की नर्सरी है। यदि बालक को इनके संपर्क से वंचित कर दिया जाए तो उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट, इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि पेपर में आपका क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आपका डीएसएसबी हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, सुपरटेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, XYZ, डीएसएसबी, केवीएस, व्हाटएवर, जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी मच यूज़फुल फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स। तो वहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से कि भी बताइए स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था। तो इतना सा याद रखना है कि वो कुले ने दिया था। ठीक है? इतना सा ये क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा और डिटेल में नहीं आता है इसमें से। ठीक है? चलिए आगे देखिएगा, मगर है इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। कई बच्चे ना छोड़ देते हैं चीज़ों को। मेरा मानना है कि अधूरा ज्ञान मत लीजिए, आप कंप्लीट नॉलेज लीजिए। कोई भी टॉपिक पढ़ें, उसको A to Z हर कंसेप्ट आप उससे क्लियर करें। ठीक है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में आता है। जॉर्ज हर्बर्ट, इनका पूरा नाम जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने मैं और मुझे का सिद्धांत सन 1934 में दिया। ये अमेरिकी समाजशास्त्री थे। इस सिद्धांत को आत्मचेतना का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और ये परीक्षा में पूछा हुआ है कि आत्मचेतना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये किया था मीड ने। राइट? चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो अपने मन में धारण करता है, मान लीजिए उसके मन में कोई विचारधारा आ गई है, तो वो उस विचार को, जो भी उसके मन में विचार वो धारण कर लेता है, विचार वो अपने मन के अंदर ग्रहण कर लेता है, तो वो क्या करता है, वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, है ना, अपने और जो उसके रिलेटिव्स होते हैं या उसके फ्रेंड्स हैं स्कूल के अंदर, जो भी सामाजिक दायरे में उसके लोग आते हैं और जिनसे वो काफ़ी क्लोज होता है। ठीक है? ठीक है ना? तो दूसरों के साथ सामाजिक बातचीत से उभरता है, अर्थात वो उन समाज के लोगों के साथ में वो अपनी उन भावनाओं को, अपने उस मन में जो उसकी धारणाएं, जो भी उसने ग्रहण की हैं बातें, वो अच्छी या बुरी कुछ भी हो सकती है, XYZ, तो वो उन बातों को उनके साथ में शेयर करता है। क्लियर? तो आत्मा का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति स्वयं को अपने सामने एक वस्तु के रूप में कैसे बोध करता है। बोध का मतलब कैसे समझता है। ठीक है ना? इसका मतलब कि वो स्वयं को कैसे समझता है। तो जब वो अपने आप को समझने लगता है ना, अपने आप को जब वो समझने लगता है तो उसके अंदर मुझे का निर्माण होता है। बात समझिएगा? अपने आप को समझने के उपरांत किसका निर्माण होगा? मुझे का निर्माण होगा। अपने आप को समझेगा, भी मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे उससे ये बात शेयर करनी है, मुझे नहीं करनी है उसके साथ में। ठीक है? इस तरीके से वो अपने आप में कैलकुलेशन करने लगता है। ठीक है? तो फिर क्या होता है? तो मुझे का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया से, और मैं का जो निर्माण होता है,
मैं का निर्माण होता है जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं और जो उसकी प्रेरणाएं होती हैं, वो लोगों से प्रेरणा लेता है, ठीक है ना, कि भाई देखो इस इंसान को मैंने ऐसा करते हुए देखा, तो उसके एक्सपीरियंसेस से सीखता है वो, ठीक है ना। तो फिर जब वो दूसरों के एक्सपीरियंस से कोई चीज़ सीखता है या अपनी आवश्यकताओं के आधार पर वो कोई चीज़ सीखता है, तो यहाँ पर उसके अंदर मैं का निर्माण होता है। तो मीड के अनुसार आत्मा का विकास संवेगात्मक यानी इमोशनल की अपेक्षा ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव अधिक होता है। इतना सा याद रखना है इसमें कि मैं और मुझे का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मीड ने किया। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दुर्खीम का सामाजिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत यानी दुर्खीम्स कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड यू मस्ट लर्न दिस बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर साइकोलॉजी इन दिस वीडियो। कम ऑन। डेविड इमाइल, देखिए इनका पूरा नाम क्या है दुर्खीम का? डेविड इमाइल। दुर्खीम का जन्म सन 1858 में फ्रांस में हुआ था। ये प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया। देखिएगा, दुर्खीम का मत है कि प्रत्येक समाज में अपने विचारधारा, मूल्य, आदर्श, भाव, विश्वास, मानक, संस्कार तथा मान्यताएं प्रचलन में होती हैं। भाई हर समाज की अपनी रीति रिवाज होते हैं, उसकी अपनी संस्कार होते हैं और उसकी अपनी अपनी क्या होती हैं, अपने अपने आदर्श होते हैं, उसकी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है ना। तो हर समाज की अपनी अलग अलग होती हैं। तो संबंधित समाज के सदस्य में उनके प्रति स्वीकृति पाई जाती है, वे उनके अनुसार ही व्यवहार करना सीखते हैं। इनका मतलब है कि जिस बच्चे का जिस संस्कृति में जिस समाज में जन्म होता है वो उसी समाज के अनुसार व्यवहार करने लगता है और उन्हीं रीति रिवाजों को फॉलो करना सीख जाता है, ठीक है ना। इनका मानना ये है। तो समाज की मान्यताएं, मानक एवं रीति रिवाज उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, लोग उन्हें मानते हैं। इसे दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया। बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों के आचरण एवं व्यवहार के अनुसार ही व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार उसका समाजीकरण होता रहता है, उसमें सामाजिक चेतना की भावना विकसित हो जाती है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दुर्खीम ने किया। अब आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस करने से क्वेश्चन बहुत सारे हल हो जाते हैं। अधूरा ज्ञान आपको परेशान करता है, अधूरे ज्ञान से बचने की कोशिश करिएगा आप। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। एक आपको दिलचस्प बात बताना चाहूँगा स्टूडेंट यहाँ पे, और आपको मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। देखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा ये सामान्य, अगर मैं मूलतः बात करूं तो ये कनाडा के निवासी थे। इन्होंने अमेरिका में रहते हुए, मतलब रहे तो अमेरिका में लेकिन निवासी तो वहाँ कनाडा के थे, तो इन्होंने अमेरिका में रहते हुए मनोविज्ञान के क्षेत्रों में कार्य किया। और कनाडा के अंदर एक राज्य है, उसका नाम है अल्बर्ट। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है ना, मध्य प्रदेश है ना, गुजरात है ना। जिस तरीके से हमारे यहाँ हरियाणा है ना, बहुत सारे हमारे यहाँ पर स्टेट हैं इंडिया में। तो इसी प्रकार कनाडा के अंदर भी राज्य हैं, वो भी एक वहाँ पे भी राज्य हैं। तो तो वहाँ पे जो कनाडा के अंदर एक राज्य है उसका नाम अल्बर्ट है। तो ये वहाँ के निवासी थे, इसी राज्य के नाम से इनका नाम अल्बर्ट बंडूरा पड़ गया। तो कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं, भाई नहीं बंडूरा जो हैं वो तो अल्बर्ट जो हैं वो तो बंडूरा के बेटे हैं। नहीं भाई, वो गलत है। वो कई बार क्या करते हैं ना, मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। ऐसा हुआ स्टूडेंट, जो वो थे ना पावलोव, तो पावलोव ने अपना एक सिद्धांत दिया। मैं अधिगम का टॉपिक टीच करूँगा ना, तो वहाँ पे मैं आपको पावलोव का, स्किनर का, ये सब आपको सिद्धांत पढ़ाऊँगा, अधिगम से जुड़े हुए हैं वो। तो मैं आपको बताऊँगा जो गेस्टाल्टवाद हैं उन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत प्रोवाइड किए थे, व्यवहारवादियों ने अलग दिए थे, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो उसमें संज्ञानात्मक हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको वहाँ पर डिटेल में टीच करूँगा। तो जो पावलोव, यहाँ पर समझ गया, तो जो पावलोव ने अपना शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था ना स्टूडेंट, ठीक है ना, कंडीशनिंग थ्योरी दी थी उन्होंने। तो वो जो उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, तो उसके समर्थन में, बात समझिएगा ध्यान से, उसके समर्थन में वाटसन ने, तो वाटसन जो थे उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट, वो उनकी वाइफ थी रेनर। तो उनके उनके उस सिद्धांत के समर्थन में वाटसन ने अपनी पत्नी रेनर के साथ में 1920 में ना अपने पुत्र, उसका नाम था अल्बर्ट, जो 11 माह का था, उसके ऊपर एक प्रयोग किया था, ठीक है ना।
तो उसके समर्थन में किया था। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कई बार ना अल्बर्ट जो है बंडूरा, भाई बंडूरा का बेटा नहीं है ये अल्बर्ट, ये जो अल्बर्ट है ये किसका बेटा है, वाटसन का बेटा है, वाटसन का बेटा है। तो इसका मतलब ये वंडूरा कहाँ से हो गया, तो इसका मतलब वंडूरा जो है यहाँ पर, ये जो अल्बर्ट है ये स्टेट का नाम है, इसलिए इनका नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है भाई कई बार, ठीक है। अगर इस तरीके से आ जाए भाई अल्बर्ट के पिता का नाम बताओ, तो वहाँ पे आपको ना वाटसन बताना है, वंडूरा नहीं बताना है, ठीक है। चलिएगा आगे चलिएगा। तो इनका जन्म सन 1925 में कनाडा में हुआ। इन्होंने अपना सिद्धांत 1978 में, मैं माफ़ी चाहूँगा ये 1978 है, 1978 में अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग थ्योरी में दिया था, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब देख लेते हैं आगे इनका सिद्धांत। इनके सिद्धांत को निम्न नामों से भी जाना जाता है: सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, प्रत्यक्षात्मक सिद्धांत और प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, मॉडलिंग का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मॉडलिंग का सिद्धांत, तो बहुत आता है एग्जाम में। तो इन्होंने अपने प्रयोग जो किए थे स्टूडेंट, वो निर्जीव गुड़िया बोबोडोल, तो बोबोडोल पे किसने किया था भाई बताओ, अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। और सजीव जोकर पे किए थे इन्होंने अपने प्रयोग को, ठीक है स्टूडेंट। चलिए सामाजिक अधिगम क्या होता है, समाज के मान्य व्यवहारों को ग्रहण करके व्यवहार करना तथा अमान्य व्यवहारों का त्यागना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये वंडूरा साहब का स्टेटमेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति दूसरों को देखकर अवलोकन के माध्यम से नए व्यवहार को सीखता है तथा व्यक्ति वातावरण को देखकर उसका अनुकरण करता है या उसको फॉलो करता है, ऐसे कह लीजिए, उसका अनुकरण करता है, उसका अनुसरण करता है, उसको फॉलो करता है, तो उसके अनुसार अपने व्यवहारों में परिवर्तन करता है और सामाजिक अधिगम कहलाता है। तो यही तो सामाजिक अधिगम कहलाता है, ठीक है। व्यवहारों में परिवर्तन करना, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। आगे चलिएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट था इनका, वो क्या था, इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। जी हाँ, इस प्रयोग में बच्चों को 5 मिनट की अवधि की एक फिल्म दिखाई गई। फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे और उसमें एक खिलौना बोबोडोल था। अब एक कमरे में एक बड़ा लड़का प्रवेश करता है और चारों तरफ देखता है। लड़का सभी खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है और बोबोडोल बड़े खिलौने के प्रति विशेष रूप से आक्रामक हो उठता है, मतलब क्रोधित हो उठता है। वह गुड्डे को मारता है, उसे फर्श पर फेंक देता है, पैर से ठोकर मारता है और उसे गिरा देता है, ठीक है। मतलब ठोकर मारता है, उसकी पिटाई करता है, मतलब कुल मिलाकर उसके साथ में बहुत ही गंदा व्यवहार करता है वो, ठीक है। और फिर उसी पर बैठ जाता है। उसके बाद घटनाक्रम को, मतलब जो घटना है, इसको 3 अलग अलग रूपों में 3 फिल्मों में तैयार किया गया, ठीक है। अब देखिएगा मज़ेदार बात, अब देखिएगा। तो बच्चों को 3 समूह में बांटा गया। तो एक फिल्म, अब देखिएगा, एक फिल्म में बच्चों ने एक समूह ने देखा, मतलब एक फिल्म में बच्चों के एक समूह ने देखा कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के मॉडल को प्रस्तुत किया गया। एक व्यक्ति ने उसके आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की। तो एक तो ये वाला पार्ट रहा, ठीक है। यानी जो बच्चा वहाँ पे वो उसके साथ में मिसबिहेव कर रहा था डॉल के साथ में, तो उस बच्चे को एक पार्ट में ये दिखाया गया कि जिस बच्चे ने उस खिलौने के साथ में आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित किया था, तो उसे क्या है, उसे पुरस्कृत किया गया और उसकी प्रशंसा की गई। एक पार्ट में तो बच्चों को ये वाला पार्ट दिखा दिया गया, ठीक है। चलिएगा, दूसरी फिल्म में बच्चों को दूसरे समूह ने देखा कि उस बच्चे को उसके आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया। आप समझ पा रहे हैं, दूसरे में उसको दंडित किया गया, भाई तुमने ऐसा क्यों किया इसके साथ में, तो उसे पनिशमेंट दिया गया। और तीसरी फिल्म में बच्चों के तीसरे समूह ने देखा कि लड़कों को, यानी लड़के को ना तो पुरस्कृत किया गया और ना ही दंडित किया गया। यहाँ पे मामला क्या रहा, न्यूट्रल रहा, ठीक है, न्यूट्रल, उदासीन स्थिति रही यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई यहाँ पे। तो इस प्रकार बच्चों के 3 समूह को 3 अलग अलग फिल्में दिखाई गई। फिल्में देखने के बाद सभी बच्चों को एक अलग प्रायोगिक कक्ष में बिठाकर उन्हें विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया और उन समूह को छिपकर देखा गया कि भैया बच्चे जो है क्या रिएक्शन करते हैं, क्या रिस्पॉन्स उनका आता है, और उनके उन व्यवहारों को नोट किया गया, छिपकर देखा गया। अब देखिएगा फिल्म का प्रभाव क्या पड़ा। देखिएगा, यह पाया गया कि जिन बच्चों ने फिल्म में खिलौने के प्रति किए जाने वाले आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते हुए देखा, वे खिलौने के प्रति सबसे अधिक आक्रामक थे। आप समझ पा रहे हैं ना, सबसे प्रति क्या थे, वो आक्रामक थे।
मतलब क्योंकि उन्होंने उसको क्या देखा, पुरस्कृत होते हुए देखा, तो वहाँ से वो इंस्पायर हुए, तो उन्होंने भी वैसा ही व्यवहार किया, जैसा देखा वैसे किया, अनुकरण किया। और सबसे कम आक्रामकता उन बच्चों ने दिखाई जिन्होंने फिल्म में आक्रामक व्यवहार को दंडित होते हुए देखा। तो उनके ऊपर ही इस बात का असर पड़ा कि भाई आक्रामक व्यवहार अगर हम किसी भी मतलब खिलौने के प्रति करेंगे तो ऐसा करने से हमें दंडित किया जाएगा। तो उसके डर की वजह से उन्होंने उसके साथ में क्या किया, जो उन्होंने जैसा देखा वैसे ही उन्होंने व्यवहार भी प्रदर्शित किया। आप समझ पा रहे हैं ना। बस यही वंडूरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देखिएगा। वो उदासीन थे, तीसरा पॉइंट देखिएगा, वो उदासीन थे, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, जिन्होंने लड़के को न तो पुरस्कृत और न ही दंडित होते हुए देखा। प्रयोग से स्पष्ट होता है कि सभी बच्चों ने फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रम से आक्रामकता सीखी और मॉडल का अनुसरण किया। मतलब जो उसने वहाँ पे किया, मॉडल मतलब होता है कि जब हम किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को, हम अपने पेरेंट्स को, टीचर को, किसी भी व्यक्ति को जो हमें लगता है ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, सफल है, तो हम उसको अपना आइडल मान लेते हैं, आदर्श मान लेते हैं। ठीक है, चलिएगा। और कई लोग क्या है कि किसी गलत इंसान को अपना आइडल मान लेते हैं। अब मान लीजिए कोई इंसान है, कोई नेगेटिव काम करने वाले को अपना आइडल मानेगा तो वो तो नेगेटिव काम को इंस्पिरेशन लेगा वहाँ से। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। तो देखो वहाँ पे तो वो उसने नेगेटिव असर पड़ा ना बच्चों के ऊपर, कि उसने अगर आक्रामक व्यवहार किया, पुरस्कृत किया गया, तो बच्चों ने भी वहाँ पे वैसा ही किया, फॉलो किया ना, देखकर उसी को है किया। तो प्रेक्षण द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में प्रेक्षक मॉडल के व्यवहार का प्रेक्षक करके ज्ञान प्राप्त करता है। अब देखिएगा, इसका मतलब ये आप सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा कि बच्चे को बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, चलिए। परंतु वह किस प्रकार से आचरण करेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि मॉडल को पुरस्कृत किया गया या दंडित किया गया। इस प्रकार बच्चा ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, मेंटल इमेज बना लेता है। देखिए, पहले बच्चा देखता है, ध्यान से देखता है, देखने के बाद में वो उसकी अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बना लेगा। इमेज बनाने के बाद में वो फिर उस चीज़ को क्रिया में लाएगा, इसका मतलब वैसा वो करेगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, क्रिया वो करने के बाद में और बार 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 जो सीखी हुई क्रिया होती है उसे दोहराएगा। ठीक है ना। ये इस तरीके से यहाँ पे अधिगम की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। दूसरों के अनुभवों के द्वारा सीखने को अप्रत्यक्षीकरण अधिगम कहते हैं। बच्चों ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, अप्रत्यक्षीकरण का मतलब यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, मान के चलो कि क्लासरूम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं और आपको उन्हें चुप करना है। आपने क्या किया कि एक स्टूडेंट को बुलाया, उसकी पिटाई लगा दी। इसका असर और बच्चों पे पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी बच्चा किसी दूसरे के अनुभव से कोई चीज़ सीख लेता है तो ये चीज़ अप्रत्यक्षीकरण अधिगम कहलाती है। बात समझ में आ गई आपने। इसका मतलब उन्होंने देखा, लेकिन देखा क्या, इसका मतलब ये हुआ कि उनके दिमाग में ये बात आई कि जिस तरीके से मैडम ने इस बच्चे को यहाँ पे पनिश किया है शोर मचाने के कारण, हमें भी इसी प्रकार पनिश किया जाएगा। तो एक को आपको एक बच्चे को उठाना है, उसको पनिश करना है, बाकी पूरी क्लास ऑटोमेटिकली वहाँ पे शांत हो जाती है। तो इस प्रकार के अधिगम को अप्रत्यक्षीकरण अधिगम कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा। इसका मतलब दूसरों के अनुभव के द्वारा सीखने को, दूसरों का अनुभव तो हुआ ये। ठीक है, आगे चलिए। दूसरों को पिटता हुआ देखकर, खुद तो नहीं पिटा ना आपने दूसरे को पिटता हुआ देखा तो आपने उस चीज़ को फॉलो किया, शांत हो गए आप। चलिए, दूसरा प्रयोग देखिएगा। बगीचे में सजीव जोकर रख दिया गया। कुछ स्टूडेंट ने उस जोकर से हाथ मिलाया। बंडूरा ने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया और बच्चों को दिखाया। तो जब भी जोकर आता तो बच्चे वैसा ही व्यवहार करते जैसा उन्होंने फिल्म में देखा था। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर दूसरी फिल्म ये दिखाई गई थी, तो एक सजीव जोकर एक पार्क में रखा, और जैसे ही एक सजीव जोकर पार्क में रखा तो कुछ स्टूडेंट को वहाँ पे भेज दिया गया। स्टूडेंट्स जैसे ही वहाँ पे जोकर के पास जाते तो उस जोकर से हाथ मिलाते। तो अब बच्चों को ये फिल्म दिखाई गई तो बच्चों के ऊपर इस बात का ये असर पड़ा कि जब भी किसी जोकर को बच्चे देखते हैं, और आज तक भी आप ये बात देख लीजिएगा, बच्चे बड़े खुश होकर हाथ मिलाते हैं ना। जोकर ट्रॉफी दे देगा, कुछ भी दे देगा, बच्चे खुश होते हैं, हाथ मिलाते हैं। इसका मतलब बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अधिगम का मॉडलिंग अनुकरण की प्रक्रिया के 4 चरण बताए हैं इन्होंने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, देख लीजिएगा। अवधान, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में अटेंशन। अवलोकनात्मक अधिगम में मॉडल के किसी भी व्यवहार को सीखने के लिए प्रयोज्य को उसके द्वारा किए गए व्यवहार का बड़ी बारीकी से अध्ययन अवलोकन करना पड़ता है। देखिए, ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पर प्रयोज्य का मतलब क्या है, बच्चे जो होते हैं, जो वो किसी भी मॉडल को किसी भी प्रकार का व्यवहार करते हुए देखते हैं तो वो उसी को बारीकी से देख लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं, और
और उसी जैसा व्यवहार करने का प्रयास वो करते हैं, अन्यथा वांछित अनुकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर वो किसी भी चीज़ देखो, मान लीजिएगा उन्होंने 4 व्यवहार देखे, एक मॉडल है कोई, उन्होंने वो वहाँ पे 4 एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन वो उन 4 में से उस एक्टिविटी को ज़्यादा रिपीट करेंगे, उसको एक्शन में लाएंगे जिसको वो ऑब्जर्व करेंगे, मतलब वो ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे। ठीक है ना? वही चीज़ को ज़्यादा उसकी दिमाग में इमेज बना लेंगे वो। ठीक है ना? और जिसको वो ध्यान से नहीं देखेंगे उसको वो क्या करेंगे, उसको वो अनुकरण नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब वो ऑब्जर्वेशन में जो ही चीज़ लाएंगे वही चीज़ को वो एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब वो क्या करेंगे, धारण कर लेंगे उस चीज़ को, देखेंगे, देखने के बाद में ध्यान से देखेंगे, अटेंशन देंगे, देखने के बाद में उसको वो रिटेंशन कर लेंगे, मतलब धारण कर लेंगे। मॉडल के व्यवहार का अनुकरण करने के लिए उसे याद अर्थात धारण करना अति आवश्यक है। मॉडल के व्यवहार को याद रखने के लिए अनुकरणकर्ता को वांछित व्यवहार की अपने मस्तिष्क में कोडिंग यानी कर लेनी चाहिए। व्यवहार को याद रखने के लिए मानसिक प्रशिक्षण, मेंटल रिहर्सल तथा वास्तविक अभ्यास, प्रैक्टिस बड़ी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। इसका मतलब हम कोई भी चीज़ देखेंगे, देखने के बाद में हम अपने दिमाग के अंदर उसकी एक इमेज बना लेंगे और इमेज बनाने के बाद में उसका मेंटल रिहर्सल करेंगे। बस समझ में आ रहे हैं? उसको हम दिमाग में ही सोचते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो वो चीज़ हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाती है। फिर क्या करेंगे, हम उसको पुनः प्रस्तुतिकरण कर देंगे, अर्थात हम उसे पुनः उत्पादन में ले आएंगे, उसको हम रिप्रोड्यूस कर देंगे। ध्यान से देखते हुए देखे गए, याद किए गए अनुकरित व्यवहार यानी इमिटेटेड जो बिहेवियर है उसको आवश्यकता पड़ने पर जो अनुकरण करता है वो उसे प्रदर्शित करने को पुनः उत्पादन यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं, अर्थात फिर वो उस चीज़ को प्रस्तुत कर देगा। पहले वो देखेगा, देखने के बाद में क्या करेगा, उसको वो धारण करेगा, है ना, मतलब अडॉप्ट करेगा, अडॉप्ट करने उसकी पिक्चर बनाएगा दिमाग में और उसके बाद में वो उसे क्या करेगा, उसे वो प्रस्तुत कर देगा। बात समझ में आया कि नहीं आपके? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। तो आवश्यकता पड़ती है, जितना अधिक अभ्यास या प्रशिक्षण किया गया होगा उतनी आसानी से व्यवहार का पुनः उत्पादन होगा। अब ये डिपेंड करेगा, अब इसका मतलब ये एजुकेशन के ऊपर भी अप्लाई करके देखो। किसी भी कंसेप्ट को आपने बहुत ध्यान से देखा, देखने के बाद में उसको आपने ग्रहण किया, मतलब धारण किया, उसे धारण करने के बाद में आपने उसे प्रस्तुतिकरण में आप ले आए। तो प्रस्तुतिकरण आप उतना अच्छा तभी कर पाओगे, वो डिपेंड करेगा कि आपने उस पर ध्यान कितना दिया है, आपने उस चीज़ को धारण किस हिसाब से किया है। तो ये प्रस्तुतिकरण इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट। अब ये जो प्रेरणा है, पुनर्बलन है, मोटिवेशन और रिन्फोर्समेंट, ये क्या होता है? अनुकरण किए गए व्यवहार को व्यक्त तब तक आसानी से प्रदर्शित करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक कि उसको वांछित व्यवहार करने के लिए प्रेरित न किया जाए तथा करने पर उसे प्रोत्साहित इंसेंटिव न दिया जाए। वंडूरा ने जो अवलोकन किया था ना उसने, तो अवलोकनात्मक अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए 3 क्या पुनर्बलन स्थितियों का वर्णन किया है। देखिए ऐसा होता है स्टूडेंट, कोई भी जो स्टूडेंट होता है, प्रेरणा और पुनर्बलन से क्या होता है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने प्रस्तुतिकरण दिया, हमने कहा भी आपको जो है ना 2 का पढ़ा याद करके लाना है, आप बच्चे ने प्रेजेंटेशन दे दिया, आपने उसको शाबाशी दी, उसको रेनफोर्समेंट दे दिया, मोटिवेशन दे दिया। मोटिवेशन से क्या होगा कि नेक्स्ट डे वो 3 का पढ़ा भी याद करके आएगा। ठीक है ना? तो कोई भी चीज़ जो बच्चा सीख के आता है, जब हम उसे मोटिवेशन देते हैं ना, तो वो आगे उस चीज़ के लिए और इंस्पायर होता है और उस एक्टिविटी के अंदर एक बॉन्ड बन जाता है। क्लियर? तो वो उसे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगता है। जैसे देखिएगा प्रथम स्थिति में क्या होता है कि अवलोकन करता है यदि मॉडल के व्यवहार का अनुकरण करके तुरंत वैसा ही व्यवहार दोहरा दे तो उसका मॉडल ऐसा करने पर तुरंत प्रोत्साहित करे। जैसे शारीरिक क्रियाएं, फिजिकल एक्सरसाइज को देखकर अवलोकनकर्ता द्वारा परंतु वैसा ही प्रदर्शन कर देने पर उसको शाबाशी दी जाए। इस तरह दिए गए प्रोत्साहन को पोस्ट रेनफोर्समेंट कहते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने 2 का पढ़ा अभी सुनाया ना, तो अभी के अभी आप उसे प्रोत्साहन दो, कोई गिफ्ट दे दो और बच्चे की शाबाशी देना, उसके लिए शब्द बोल देना, नहीं बेटा वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, यही उसके लिए एक रेनफोर्समेंट है। उसको अंदर से मनोबल बढ़ा रहे हैं ना आप, तभी के तभी बढ़ाइए, तभी वो जो है क्या होगा, सक्रिय रहेगा और उस पर काम भी करेगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर। दूसरी स्थिति में प्रोत्साहन सीधे न देकर प्रत्यायुक्त अर्थात दूसरों के लिए गए प्रोत्साहन के द्वारा उसे प्रेरित अथवा अभिप्रेरित किया जाता है। जैसे छात्र दूसरे छात्र को दिए गए पुरस्कार या दंड को देखकर अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन करता है। इस तरह के प्रोत्साहन का
प्रयोग नशे के व्यक्तियों को टीवी आदि पर नशे के द्वारा बर्बाद हुए व्यक्तियों की दुर्दशा को दिखाकर उन्हें नशा छुड़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार के प्रोत्साहन को प्रत्यायुक्त प्रोत्साहन यानी विकेरियस रिन्फोर्समेंट कहते हैं। भाई प्रोत्साहन दो तरह का है। एक तो प्रोत्साहन ये है कि मान लीजिए आपने एक बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, आपने उसे डायरेक्टली उसको जो है रिन्फोर्स उसको शाबाशी दे दी। एक ये भी होता है दूसरे प्रकार का। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा ना करके आप क्या कर रहे हैं, आप एक दूसरे बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं, उसे आप पुरस्कृत कर रहे हैं या दंड दे रहे हैं, तो क्या होगा, उस बच्चे को देखकर भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, अगर वो नकारात्मक काम कर रहा है तो उसे दंडित किया जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे भी वो सीखेगा, गलत काम करने से बचेगा, रुकेगा। अगर उसे अच्छे काम के लिए वहाँ पे पुरस्कृत किया जा रहा है तो उसके अंदर भी इंस्पिरेशन पैदा होगी, हाँ भाई इसको जो है अच्छे काम ऐसा करने से इसको पुरस्कृत किया जा रहा है, कल मैं भी अच्छा काम करूँगा तो मुझे भी इस तरह का गिफ्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो एक तरीका इसका ये भी होता है। तो आगे देखिएगा नंबर 3 पे, आत्म प्रोत्साहन या आत्म नियंत्रण, सेल्फ रेनफोर्समेंट। ये क्या होता है? इस तीसरी स्थिति को आत्मशासित सेल्फ कंट्रोल प्रोत्साहन भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति स्वयं अपने मान या सम्मान को समाज में बढ़ाने के लिए स्वयं प्रेरित होता है और मॉडल के अनुकरणीय व्यवहार को करने के लिए स्वयं अग्रसर होता है। इस प्रकार के प्रोत्साहन को प्रतिबद्ध प्रोत्साहन प्रोमिस्ड रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। कोई इंसान होता है, बच्चा होता है कि वो अपने आप से वादा कर लेता है कि नहीं, मुझे इस बार 100% सी टेट का, या मुझे राजस्थान टेट का, या मुझे बिहार टेट का, या पंजाब टेट का, या मुझे KVS या DSSB या कोई भी एग्ज़ाम, सुपर टेट XYZ कोई भी एग्ज़ाम मुझे करना है और ये मैंने अपने आप से वादा किया है। ठीक है ना, तो जो इंसान अपने आप से वादा कर लेता है और किसी मॉडल को देखकर वो इतना इंस्पिरेशन मोटिवेटेड हो जाता है, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है कि उसे खुद ही मतलब लगने लगता है कि हाँ मुझे भी कुछ करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिएगा आगे देखते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि जो ये बिहेवियर होता है ना, ठीक है, तो इस बिहेवियर का और यहाँ पर जो ये संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, शारीरिक विशेषताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, धारणाएं मतलब कंसेप्ट, ठीक है, और यहाँ पर जो एटीट्यूड होता है, अभिवृत्तियाँ मतलब एटीट्यूड, ठीक है, और जो एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि एनवायरनमेंट में क्या है कि भौतिक वातावरण है, भाई वो किस शहर से बिलोंग करता है, किस गांव में रहता है, पहाड़ी इलाके में रहता है कि समतल में रहता है, तो ये सब चीज़ें बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं, है ना। ये उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं, निश्चित रूप से करती हैं। परिवार है, मित्र है, अन्य सामाजिक प्रभाव हैं। तो क्या है कि इन तीनों चीज़ों का आपस में क्या है, अंतः क्रिया होती है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, आप ये देखो कि अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से होता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छे से होगा। अब अगर उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा तो इसका मतलब उसका शारीरिक विकास अच्छा है, संज्ञानात्मक विकास होगा तो वो अच्छा व्यवहार करेगा। अच्छा व्यवहार जब वो करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे फिर दोबारा से इस व्यवहार का रिफ्लेक्शन उसके ऊपर पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, वो उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि मैंने जो है भाई अच्छा व्यवहार किया, ऐसा करने से उसके ऊपर ही तो असर पड़ेगा, उसके ऊपर असर पड़ेगा तो फिर दोबारा से वो अच्छा व्यवहार करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो उसका व्यवहार है वो गांव में, शहर में, पहाड़ी में, जहाँ पर भी वो रहता है, परिवार में, मित्रों के या सामाजिक अन्य लोगों के बीच में रहता है, उस व्यवहार को वो यहाँ पे भी तो प्रकट करता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो व्यवहार होता है वो क्या है, वो इन तीनों के बीच की अंतः क्रिया है। क्लियर? तो यहाँ पर उन्होंने व्यवहार, संज्ञानात्मक क्षमताएं, शारीरिक विशेषताएं, धारणाएं, अभिवृत्तियाँ और जो भौतिक वातावरण हैं और जो सामाजिक प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं वो किस प्रकार से आपस में अंतः क्रिया करते हैं और किस तरीके से आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, इसको 2 शब्दों में बताने का प्रयास किया है। तो इस प्रक्रिया को रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म यानी अन्योन्य निर्धयता कहा गया है हिंदी में। देखिएगा ये क्या है भाई, ये जो पारस्परिक निर्धयता है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है, ये क्या होता है? सामाजिक ज्ञानात्मक सिद्धांत में आंतरिक तथा बाह्य दोनों कारकों को महत्वपूर्ण माना है। व्यक्तिगत कारक आकांक्षा, अभिवृत्ति, ज्ञान, मत, भौतिक सामाजिक वातावरण में स्थित अन्य प्राणी तथा भौतिक संसाधन आदि
एवं इनकी अंतः क्रियाओं से होने वाले व्यवहार, देखो इनकी उपस्थिति में जो अंतः क्रिया होती है उससे होने वाले व्यवहार, व्यक्ति की अनुक्रियाएं, पसंद, लक्ष्य प्राप्ति आदि से तीनों आपस में एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। वंडूरा ने तीनों में अंतः क्रिया को संपन्न कराने वाली शक्तियों, फोर्सेस को पारंपरिक निर्दयता का नाम दिया है, मतलब उसे रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का नाम दिया है। बस इतना सा क्वेश्चन आएगा कि भाई जो अन्योन्य जो निर्दयता है ये किससे संबंधित है, तो ये अल्बर्ट वंडूरा से संबंधित है। इसमें से केवल इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं आता इसमें से। वो किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको क्वेश्चन भी अभी करवाऊंगा मैं, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है उसे प्रतिमान यानी मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब अनुकरणीय जो ये अधिगम सिद्धांत है, क्योंकि बहुत सारे नाम मैंने आपको इनके सिद्धांत के बताए थे, तो ये भी इन्हीं के सिद्धांत है। उसका एक नाम है, नाम के ना कई उपनाम होते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो अब ये पॉइंट देख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये प्रकृति क्या होती है, देखिए आनुवंशिकता, अगर कहीं हम नेचर की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आनुवंशिकता की बात हो रही है। अगर हमने कहा भाई प्रकृति की चीज़ को प्रभावित कर रही है, प्रकृति कर रही है, तो इसका मतलब वो आनुवंशिक प्रभाव है। अगर कहीं पे नर्चर हो रहा है, इसका मतलब पोषण की बात हो रही है, तो पोषण का मतलब क्या होता है, पालन पोषण। पालन पोषण कहाँ होता है भाई, वातावरण में होता है। अगर पालन पोषण की बात हो रही है तो इसका मतलब इसका प्रभाव वातावरण पर आधारित होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ पालन पोषण से संबंधित है और वो पोषण प्रभावित कर रहा है तो इसका मतलब वातावरण से प्रभावित हो रहा है वो। यह आवश्यक नहीं है कि अधिगम से हमेशा ही व्यवहार में परिवर्तन होगा। बच्चे स्व नियंत्रण, स्व निर्देशन और स्व पुनर्बलन से अधिगम में अपने आप को भी नियंत्रित करते हैं। कई बार तो बच्चे क्या होते हैं कि वो अपने आप में भी जो है सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, है ना, ठीक है। अनुकरण की प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। एक तो ध्यान होता है, बस ये आप यहाँ देखिए, ये इसका है ना, इसकी ये कीवर्ड है बस इस पूरे सिद्धांत का। ये इसका मानिएगा, ये इसका जिगर है बस, इट इज़ द हार्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिएगा, अनुकरण की 4 चरण होते हैं। एक तो होता है ध्यान, है ना, आपको बताया था ना मैंने, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। एक तो अटेंशन होता है, एक रिटेंशन होता है, एक क्या होता है, क्या, एक मैंने आपको बताया था वहाँ पे रिप्रोडक्शन बताया था ना, एक बताया था क्या, रेनफोर्समेंट। देखिएगा, एक तो ध्यान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन, ठीक है। तो यहाँ पे कोमा लगाना ये अलग से है। तो अब ध्यान क्या है, देखो आप, एक बच्चे ने चोरी करते हुए एक व्यक्ति को देखा, इसका मतलब उसने ध्यान से देखा। ध्यान से देखने के बाद में क्या हुआ, उसने धारण कर लिया, उसने चोरी की प्रक्रिया को धारण कर लिया, समझ में आ रहा है ना। और पुनः प्रस्तुतिकरण, उसने चोरी करी, तो चोरी करना क्या हुआ, उसने उसको प्रस्तुत कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया उसको। जो उसने देखा, जो धारण किया, उसने उसको जो है प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया, तो ये प्रस्तुतिकरण हो गया। और पुनर्बलन क्या होगा भाई, चोरी करने पर उसे दंडित किया गया। वंडूरा के सिद्धांत को अब जब उसे दंडित किया गया चोरी करने पर, तो यहाँ पे पुनर्बलन मिला। इसका मतलब बच्चा यहाँ पर इसको देखकर क्या होगा, इसका मतलब बच्चा यहाँ पर उसको देखकर रुकेगा, उसके प्रति घृणा उत्पन्न होगी कि भाई ये तो चोरी किया, गलत बात है भाई चोरी करना, मैं तो फंस गया चोरी करके, राइट। आप समझ पा रहे हो ना। तो इस तरीके से इन चारों पॉइंट को हम शॉर्टकट में समझ सकते हैं। तो वंडूरा के सिद्धांत को व्यवहारवाद व संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दोनों के बीच की कड़ी माना गया है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिएगा, ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपके लिए आ गया है आज। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो स्टूडेंट ये है आपके लिए यहाँ पे, अल्बर्ट वंडूरा कहाँ के निवासी थे, ये तो आपको पता ही लग गया है, कनाडा के निवासी थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन ठीक होगा। अनुकरण की प्रक्रिया के चरण हैं। देखिए, अनुकरण की प्रक्रिया के मैंने आपको कितने चरण बताए थे, 4 चरण बताए थे, अगर आपके याद हों, राइट। आपके याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था पहले ध्यान, धारण, उसके बाद में क्या क्या रिप्रोड्यूस करना, है ना, प्रस्तुतिकरण करना, और उसके बाद में क्या है, रेनफोर्समेंट, मतलब पुनर्बलन। याद आ गया आपके। तो इसके 4 चरण बताए थे मैंने अभी आपको। तीसरा देखिए, वंडूरा ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था। वंडूरा ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया, बिल्ली, चूहे, कुत्ते, नहीं भाई, इन्होंने जीवित जोकर पे किया था। और बोबोडोल प्रयोग का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, तो आपको याद होगा बंडूरा से है संबंधित। जिस वस्तु के माध्यम से बालक सीखता है वह चीज़ कहलाती है
अब वो बच्चा ना मॉडल के माध्यम से सीखता है, किसी भी चीज़ को अपना आदर्श मान लेता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का मॉडल होगा। ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आएगा आपका एग्जाम, आप बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। विद्यार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को आप क्या कहेंगे? देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। इसका मतलब वो वहाँ पे मॉडल्स को जो देख रहा है वो बाहर जाके देख रहा है, फैमिली में तो हो नहीं रहा। इसका मतलब फैशन शो देख रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे बाहर से अलग अलग कलाकार, अलग अलग वहाँ पे मॉडल आए हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सामाजिक अधिगम ही तो होगा। आप बताइए, सामाजिक अधिगम ही तो होगा, तो यहाँ पे सी होगा। तो वंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? आपको बताना है वंडूरा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, देखिए रिफ्लैक्शन की तो बात यहाँ पे करी नहीं इन्होंने, ना ही इन्होंने यहाँ पे रिकैपिचुलेशन की बात करी है ना, सार को दोहराना, नहीं, गलत हो गया। और ना ही इन्होंने यहाँ पे रिपीटेशन की बात करी, पुनरावृत्ति की बात कहाँ पे हो रही है यहाँ पे? तो रिकैपिचुलेशन की बात नहीं हो रही है, रिफ्लैक्शन की बात नहीं हो रही, रिपीटेशन की बात नहीं हो रही, रिटेंशन की तो बात होती है भाई, प्रतिधारण की। तो आपका बी होगा, राइट। 4 ही तो बताए थे उन्होंने यहाँ पे, आपको याद आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे तो ये तो आंसर अल्बर्ट बंडूरा है आपका, राइट। चलिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटना पर बल देता है? बताओ भाई, सामाजिक अधिगम में किस बात पर ज़्यादा बल दिया गया है? उन्होंने पोषण पर ज़्यादा बल दिया है। पोषण का मतलब क्या हुआ? पोषण का मतलब ये हुआ कि उसका जो वातावरण है ना, वातावरण में ही तो सीखेगा बच्चा। मॉडल कहाँ मिलेंगे उसे? वातावरण में। आनुवंशिकता की जिक्र थोड़ी ना होगा, प्रकृति अनुकूलन पार्ट नहीं, ये पोषण ही तो होगा, ठीक है। वंडूरा ने सामाजिक अधिगम की समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से शब्द का उपयोग किया? तो हमें इनमें से वो शब्द छांटना है जिस शब्द का उन्होंने अधिगम की समग्र प्रक्रिया में प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 10 में तो 100% मॉडलिंग होगा, आदर्श, यानी कि जैसा मॉडल करता है बच्चा उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रियाओं को दोहराता है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट आपसे, देखो भाई, बच्चे अवलोकन के माध्यम में सीखते हैं, सत्य है। बच्चे अपने आदर्श की नकल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन हेतु आवश्यक नहीं है, मतलब अधिगम व्यवहार में परिवर्तन हेतु आवश्यक नहीं है। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि हर बार बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि व्यवहार में परिवर्तन आए। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन हेतु आवश्यक नहीं है, तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कई बार बच्चे ना रट्टा लगा लेते हैं कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, भाई वही तो अधिगम होगा। ऐसा नहीं होता, हर बार व्यवहार में परिवर्तन होगा ये आवश्यक नहीं है। कैसे? जैसे कि तुम एक बात देखो, बच्चों ने वहाँ पे तीसरी वाली फिल्म में क्या देखा था? उन्होंने देखा था कि ना तो उस मॉडल को बच्चों ने दंडित किया करते हुए देखा, और ना ही उसे पुरस्कृत होते हुए देखा। तो वहाँ पे कैसी प्रतिक्रिया दी थी उन्होंने? वहाँ पे भी तो एक चीज़ उनको दिखाई गई थी ना, तो वहाँ पे तो वो साइलेंट थे, वहाँ पे तो वो क्या थे, वो वहाँ पे तो वो उदासीन थे, तो कोई भी प्रतिक्रिया वो वहाँ पे शो नहीं कर रहे थे। इसका मतलब वहाँ पे कोई व्यवहार में परिवर्तन आया था क्या? उनके नहीं आया था ना, तो उन्होंने जैसा देखा वैसे ही प्रदर्शित किया। तो ज़रूरी नहीं है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन आया, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ये वाला सही होगा। रटना नहीं है चीज़ों को, समझना है, ये पैडागोजी होती है, ये समझने की चीज़ होती है स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। आगे चलिएगा। मॉडलिंग की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कार्य पर्यवेक्षक की स्मरण शक्ति पर निर्भर करेगा? राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मॉडलिंग की जो प्रक्रिया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो पर्यवेक्षक है वो स्मरण की शक्ति पर निर्भर करेगा? बताइए, कौन सा वो कारण होगा जो उसकी स्मरण शक्ति पर निर्भर करेगा? वो अवधारण की बात होगी भाई, रिटेंशन होगा। रिटेंशन जो है उसकी स्मरण शक्ति, दिमाग के अंदर जो इमेज बनेगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला होगा आपका बी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, तो प्रेक्षात्मक सिद्धांत किसने दिया? ये तो भाई वंडूरा ने दिया। और ये पारस्परिक निर्धयता किसने दिया? ये बताइए आप, वंडूरा ने दिया। देखो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अल्बर्ट वंडूरा ने के संदर्भ में सत्य कथनों को चुनो। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा स्टूडेंट, देखते हैं। उन्होंने सामाजिक अधिगम निर्देशन
का सिद्धांत, प्रतिरूपण का सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया, बिल्कुल दिया, ये सब उन्हीं के सिद्धांत हैं, अलग अलग नाम हैं। उन्होंने अपने प्रयोग जीवित जोकर व बोबोडोल पर किए। अवलोकन अधिगम के 4 चरण बताए उन्होंने, अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन, ठीक है, मतलब रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो और व्यवहार संज्ञानात्मक क्षमताओं तथा वातावरण की अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राइट। और ये देखो भाई, स्वदर्पण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा। कुले, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। यहाँ पे चार्ल्स हॉर्टन कुले ने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 17 मीड, देखो कहाँ लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का मीड होगा। क्वेश्चन नंबर 18 सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 18 तो ये दुर्खीम ने किया था भाई, तो यहाँ पे आपका 18 का ये ऑप्शन ठीक होगा। जैव परिस्थिति परक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, ये ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिया था, ये मैंने आपको बताया था, बायो इकोलॉजिस्ट, राइट, याद है आपके? चलिएगा, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये एरिक्सन साहब ने दिया था और मैंने आपको ये टीच किया था, राइट स्टूडेंट। चलिएगा, इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।